बहुत भावुक हो गए हमारे अनूप जी, और उन्होंने बहुत वात्सल्य उनका हमारे प्रति है। मैं बहुत वर्षों से उनसे परिचित हूँ और बहुत सहजता के धनी है। और अब मैं अविलंब ज़्यादा देर ना करते हुए आज के अध्यक्षीय भाषण और दीक्षांत भाषण के लिए आदरणीय छोटे दादा से अनुरोध करूंगा। से शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये आपका दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह क्या होता है इसके बारे में शायद आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते हों क्या होता है। आज से 50-60 साल पहले विश्वविद्यालयों में, हर एक विश्वविद्यालय में एक मार दीक्षांत समारोह हुआ करता था और जितने भी लोगों को अंतिम डिग्रियां दी जाती थी, PhD, D.Litt वगैरह और जो MA वगैरह की, पोस्ट ग्रेजुएट की, वो किसी बड़े आदमी को बुलाकर, राष्ट्रपति जैसे मेहमान को बुलाकर बड़े उत्सव के साथ दी जाती थी और उत्सव को नाम दीक्षांत समारोह कहा जाता था। बीच में विद्यार्थियों में बहुत उद्दंडता आई और हर दीक्षांत समारोह में काले झंडे दिखाए जाने लगे, तरह तरह की मांगें पेश करनी दी जाने लगी, तो विश्वविद्यालयों ने धीरे धीरे वो दीक्षांत समारोह बंद कर दिए और उसके बदले में क्या मिला विद्यार्थियों को कि अब एक लंबी लाइन लगाकर 4th क्लास क्लर्क के सामने आना और इतने रुपए की फीस जमा करा के फिर वो पर्ची उसे बताना, तो वो तुम्हें उपेक्षा पूर्वक सर्टिफिकेट दे देगा। जो राष्ट्रपति के हाथ से मिलता था ना, वो आज ऐसा हो रहा है। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। माने वो दीक्षांत समारोह जो राष्ट्रपति के हाथ से आपको देते थे और वो बड़े टोपा मोपा लगाकर फोटो लोगों के घरों में लगे देखे होंगे आपने, वो समारोह आज इस तरह से होने लग गए। कुछ नहीं मिलता है इन हड़तालों से, ऊधमबाजी से, हाय राम करने से, ये नारा लगाने से आज तक किसी को कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। ये दीक्षांत चीज़ें शुरू कहाँ से हुआ? बहुत पुराने ज़माने में हमारे भारतवर्ष में तक्षशिला महाविश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय थे कि विश्व के दूसरे देशों से लोग उन विद्यालयों में पढ़ने आते थे। वे छात्रावासी विश्वविद्यालय थे और उसमें राजा महाराजाओं के लड़के, बहुत अधिक संपन्न बड़े आदमियों के लड़के ही पढ़ते थे। साधारण लोगों को तो उनमें प्रवेश ही नहीं मिलता था। बहुत प्रतिभाशाली लोग, और उसमें जो विद्यार्थी भर्ती होता था वो राजकुमार होता था और वो जिस दिन से भर्ती हुआ उस दिन से जब तक वो पूरे ना पढ़ जाए जो उसका कोर्स है, जो दीक्षांत समारोह ना हो जाए तब तक वो बाउंड्री के बाहर नहीं निकलता था। ऐसी पढ़ाई होती थी। हमारे जयपुर में पंडित चैन सिंह दास जी एक ऐसे विद्वान थे जो हमारे विद्यालय है ना उसके प्रिंसिपल भी थे। जब भाई जी पढ़ते थे और उन लोग पढ़ते थे तब वो प्रिंसिपल थे। वो जब बनारस विद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो वो खुद कहते थे कि हमने उस छात्रावास में प्रवेश किया तो न्याय तीर्थ की डिग्री के बिना हम बाउंड्री के बाहर नहीं निकले। ऐसे संकल्प वाले होते थे। और अपन तो कितने क्या है जो भी जाने दो। अभी मैं तो ये बात कहता हूँ, ऐसे लोग जिनके दर्शन हमने भी किए हैं लोग थे। तो वो जो छात्रावासी विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनमें पढ़ने वाले लोगों के लिए जो उनके गुरु
अंत में भाषण देते थे। जैसे माँ बेटी को जब शादी हो जाती है और विदा करती है ना, तो कुछ सीख देती है कि बेटा ससुराल में पीहर का नाम खराब मत करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना देती ना। ऐसे ही वो गुरुजी जो उन विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे उसको दीक्षांत भाषण कहते हैं। बहुत बड़ा समारोह होता था और वो प्रसिद्ध संत गुरु होते थे जो ऐसा देते थे। हिंदी साहित्य में एक बहुत, संस्कृत साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम आपने सुना होगा। उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी माने होता है उपन्यास। हिंदी में उपन्यास, गुजराती में नवल कथा, और भाग्य से मराठी में उसे कादम्बरी ही कहते हैं। संस्कृत में कादम्बरी कहते हैं। वो कथा साहित्य है। तो उस कथा साहित्य में एक राजकुमार है चंद्रापीड़, तारापीड़ राजा का लड़का। वो उस विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है और दीक्षांत समारोह के बाद में उसके गुरुजी उसे जो शिक्षा देते हैं, उसे उसके साथी और भी होंगे लोग, वो दीक्षांत भाषण उस कादम्बरी नामक उपन्यास में छपा है, लिखा है। कादम्बरी के बारे में ये कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते। जिन्हें कादम्बरी का रस लग जाए वे भोजन को भी भूल जाते हैं, उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता। माने इस किताब को जो पढ़ेगा तो पढ़ने में इतना मन लग जाएगा कि माँ और पत्नी बुलाती रहेंगी, थाली रखी रहेगी, आओ आओ, और वो पढ़ता ही रहेगा, आता हूँ कहता रहेगा और पढ़ता रहेगा। कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते। कादम्बरी शराब को भी बोलते हैं। कादम्बरी एक नशा पैदा करती है। एक कादम्बरी नामक पुस्तक एक नशा पैदा करती है। मतलब उसमें इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है। और उसमें जो दीक्षांत भाषण दिया है उसकी ये विशेषता है कि छोटे छोटे वाक्य, दो दो शब्दों के एक एक वाक्य, और 3 पेज में एक वाक्य खत्म नहीं हो, फुल स्टॉप 3 पेज में बाद आए, ऐसे नहीं। एक ही किताब में एक वाक्य 2 शब्दों का और एक वाक्य 3 पेज में खत्म होता। अपने जैन धर्म में ऐसी भी एक किताब है, उसका नाम है गद्य चिंतामणि। तो वो जो कादम्बरी है, आपने ये वाक्य सुने होंगे, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रमद, है ना, कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी हैं और बड़े बड़े वाक्य भी हैं। तो वो जो परंपरा थी उसका थोड़ा नमूना मैं आपको बताता हूँ कि राजकुमारों को विदाई दी जा रही थी, उन्हें राजनीति सिखाई गई थी, युद्ध कला में माहिर बनाया गया था, और सब बातें जो एक राजकुमार को जरूरी होती हैं वो सब सिखाई गई थी। तो उसमें एक बात आई कि अपना कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करना, उससे आपको अंदाजा लगेगा। कर्मचारी अपने ऑफिस में कर्मचारी हैं, 150 कर्मचारी हैं, तो वे यदि संगठित हो जाएंगे तो फिर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। 3 दिन तक एक कर्मचारी आएगा नहीं और सब कहेंगे हाँ आया था, हाजिरी लगेगी उसकी। और जब वो अनुपस्थित मिलेगा तो पूछेंगे कि कहाँ गए, अभी तो साहब यहीं थे, अभी चले गए होंगे, पेशाब करने गए होंगे, क्या। और यदि लड़ पड़ेंगे तो तोड़ फोड़ हो जाएगी।
उसमें लिखा है कि यदि संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु, एक एक बात, यदि वे मिल जाएंगे तो खा जाएंगे तुम्हें, और यदि लड़ पड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। क्या तो क्या करना कि ना वे मिल पाए और ना वे लड़ पाए, तो ही तुम्हारा काम करेंगे। ये राजनीति का सिद्धांत है, कहते फूट डालो राज करो, अपन अंग्रेजों की नीति बताते हैं, अपने उसमें लिखा हुआ है ये। और ऐसे 5-10 पेज का लंबा दीक्षांत भाषण है। तो मैं ये दीक्षांत भाषण क्या चीज है आप जानते, दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा। महाराष्ट्र अपन जैसे शिक्षा कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे शिक्षा नहीं कहते हैं, उसे दंड कहते हैं। भाई साहब मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जाओ बेंच पे खड़े हो जाओ, ये शिक्षा है। कि दंड देने को शिक्षा बोलते हैं, और प्रेम से समझाकर और फिर कैसे जीवन में अपनाना, विदाई के समय भी ये बताना, उसे दीक्षा बोलते हैं। कि सब दीक्षा लेंगे, दीक्षा के अंत में दिया गया भाषण। तो आज अभी शिक्षा तो 5 साल हो गई, अभी आपको दीक्षा दी जा रही है। घबराना नहीं, मुनिराज नहीं बनाएंगे। आप जो हो वो वही कैसे A1 बनो, इसकी दीक्षा दी जाएगी। ख्याल में आई ना कि तुम राजकुमार हो, तुम सेठ के लड़के हो तो धंधा व्यापार कैसे करना, राजकुमार हो तो राज्य कैसे चलाना। आप समझ रहे हैं, ये सब जो अपने अपने योग्यता के अनुसार दिया जाता था उसे बोलते थे दीक्षांत भाषण। तो जैसा अभी संजीव ने आपको थोड़ा संकेत किया कि अभी तक तो जैसे कि हम अखाड़े में एक गुरुजी अपने शिष्यों को, और वो पहलवानी सिखाता है तो दाव पेंच सिखाता है ना, कि ऐसी टांग लगाना, ऐसा उड़ना, ऐसा पलट देना। तो ऐसा कर करके खुद गुरुजी साथ में खेलते हैं, उसके उसे पटकते हैं और फिर कहते हैं ऐसा दाव लगा के तू मुझे पटक। कि गुरुजी मैं आपको कैसे पटकूंगा? तो सीखना तो पटकना है, पटकनी खनी खाना थोड़ी सीखना है। क्या तो वहाँ आप सीखते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसका अभ्यास तुम दोनों आपस में करना, 2 विद्यार्थियों से। अब गुरुजी तो आपके पास 24 घंटा बैठेंगे नहीं, एक दफे दोनों को सिखा दिया, और इस दाव तुम इस पे लगाना, ये तुम पे लगाएगा, इस पे लगाएगा। ऐसा बताते हैं कि नहीं बताते हैं? एक वो, और फिर जो भारत केसरी का वो होगा दंगल, और उस दंगल में जब आप जाओगे तो उस दंगल में लड़ना और गुरुजी के साथ लड़ना और सहपाठी के साथ लड़ने में फर्क है। तो पक्का भरोसा है कि गुरुजी मेरी टांग नहीं तोड़ेंगे। क्या ये साथी भी मेरा कोई हाथ पैर नहीं तोड़ेगा, लेकिन वो सामने वाला जो लड़ेगा वो हाथ पैर भी तोड़ सकता है। तो अभी तक आपने वो अखाड़े में गुरुजी से कला सीखी है, और अब आपको जाके दंगल में जाना है। आपने घर में तलवार चलाना, अंक चलाना, हथियार चलाना, और अपना बचाव कैसे करना, ये हथियार चलाने की कला सीखी है। और अब पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ है और कश्मीर के मोर्चे पे जाना है। तो दोनों में अंतर है क्या नहीं? वाद विवाद प्रतियोगिताएं घर में की है। घर में वाद विवाद प्रतियोगिताएं की हैं, निमित्त उपादान पर और विषयों पर हैं, पुण्य धर्म है कि नहीं है। अब तुमको एक्चुअल में जाकर जो एक्चुअल प्रतिद्वंदी हैं उनके बीच में जाकर, अभी तुम्हारे साथी बैठे थे, घर वाले बैठे थे, विद्यार्थी बैठे थे, गुरुजी बैठे थे, जब तुम लड़ते थे तब वहां आप जाओगे, हो सकता है आप अकेले ही हो। श्रवण बेलगोला की तरह। हाँ, श्रवण बेलगोला की तरह। श्रवण बेलगोला में गए थे ना, तो सामने वे भी अपनी समाज के ही थे, उनसे भी ऐसा खतरा तो नहीं था।
लेकिन असली लड़ाई अभी कहाँ है, आप समझ लो। असली लड़ाई अब युद्ध के मैदान में आप जा रहे हो। इसलिए इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपको बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। देखो, दुनिया बने के वृत्ति ही रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। दुनिया तो बनियों जैसी है। बनियों ने अपने बेटे को बंबई भेजा 5 लाख रुपए देकर, तो जा तू धंधा कर, खा कमा। और 5 साल बाद जब वो वापस आया तो उससे पूछा कितना कमाया? क्यों? कि मैंने कुछ नहीं गमाया, इतना कमाया। तो 5 लाख आपने दिए थे, 5 लाख अभी सुरक्षित हैं। क्यों? यदि वे गमा दिए होते तो फिर तो कहना ही क्या था। लेकिन उस कमा के तो बताना चाहिए था ना, कमाने भेजा था कि बेटा तूने कुछ नहीं गमाया, ये बात सत्य नहीं है। जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण 5 बरस गमाए, समझ में आएगा नहीं? जो ले गया था वही का वही लेके वापस आ गया। क्यों? और 5 बरस गवा दिए ना जिंदगी के। तो आप ये समझ लो कि प्रति समय हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और वो हम गमाएंगे, और हमें किस तेजी से वो उपलब्धि करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि वही है ना अपना धरसेनाचार्य के पास 2 मुनिराज आए थे, भूतबली पुष्पदंत, और उन्हें 2 मंत्र दिए थे और जानबूझकर उनमें से एक अक्षर कम ज्यादा कर दिया था और कहा था इन्हें सिद्ध करना। सिद्ध करोगे तो 2 देवांगनाएं आएंगी सर्वांग सुंदर, और तुमसे कहेंगी जो वरदान मांगना है मांग लो। कहा ठीक है जाओ। अरे सुनो, यदि कोई शंका हो जाए तो मेरे पास दौड़े मत चले आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। अपने आत्मा से पूछना और उस शंका का समाधान तुम स्वयं करना।